मम्मी जी मैं बता रही हूँ, इस 2 कमरे के मकान में ना अब मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नया मकान ले लो या फिर नई बहू ले आओ। देख लो आपको जो सूट करता है, पूरी छूट है आपको। ये क्या नए मकान की रट लगा रखी है तूने? हैं? मकान क्या सिर्फ बोलने से चेंज हो जाते हैं? अरे बेटा, पिछले 50 साल से रह रहे हैं हम इस घर में, हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने तमाशा लगा के रखा हुआ है। हर 5-10 दिन में तेरा इसी बात पर कलेश होता है कि घर छोटा है और तुझे बड़ा घर चाहिए। अरे ठीक ही तो कह रही है बहू, तू 50 साल से घर में रह रही है वो ठीक है, लेकिन तब घर में बहुएं तो नहीं थी ना। अब 2 बेटों की 2 पत्नियां आ गई हैं, उनके 2 बच्चे हो गए हैं। अब इतना बड़ा परिवार 2 कमरे के मकान में कहाँ एडजस्ट हो पाएगा? टॉयलेट के आगे रोज़ लाइन लगी रहती है, ऐसा लगता है सुलभ शौचालय के आगे लाइन में खड़े हो। कोई मेहमान आ जाए तो ज़मीन में बिस्तर लगाने के बाद भी सोने के लिए जगह नहीं दिखाई देती। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हमें नया मकान ले ही लेना चाहिए। बाबूजी, एक आप ही हो जो घर में हमारी तकलीफ समझते हो, वरना माँ जी को तो हमेशा यही लगता है कि हम दोनों देवरानी जिठानी जो भी कहते हैं ना, सिर्फ घर में झगड़ा करने के लिए कहते हैं। ठीक है महारानी, सुन ली तुम्हारी बात। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आसपास के एरिया में ही कोई हमारे बजट में बड़ा सा मकान मिल जाए, ताकि बच्चों के स्कूल भी चेंज ना करने पड़े, वरना बच्चों के स्कूल बदलवाने पड़े ना तो खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। घर में हर रोज होती इस छोटे घर की खींचतान को खत्म करने के लिए कमला और उसका पति जगत आसपास के एरिया में कोई बड़ा मकान ढूंढने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें सरिता विहार कॉलोनी में एक बढ़िया सा 5 कमरे वाला मकान मिल जाता है। अरे चित्रा, शशि, दोनों जल्दी आओ, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। बाबूजी जल्दी से बताइए, मकान मिल गया क्या? हाँ बहू, बिल्कुल सही पहचाना, मकान मिल गया है। और तुम दोनों ये बात सुनकर खुशी से बावली हो जाओगी कि नए मकान में पूरे 5 कमरे हैं। अब घर में जगह की कोई कमी नहीं रहेगी, सबको एक एक कमरा मिलेगा। इतना ही नहीं, मेहमानों के लिए एक कमरा छोड़ने के बाद भी एक कमरा खाली बच जाएगा। ऐसा करना, बच्चों को भी अलग कमरा दे देना। ससुर जी की बात सुनने के बाद दोनों बहुएं बहुत खुश थी। जल्दी ही जगत दोनों बेटे और बहू को लेकर मकान दिखा कर लाता है, और जैसे ही सबकी तरफ से रजामंदी मिलती है, जगत का पूरा परिवार अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाता है। नए घर में पहुंचकर, तुम दोनों ने ही रट लगा कर रखी थी ना कि घर बदल लो, घर बदल लो। लो जी, बदल गया घर। लेकिन अब ये बताओ कि इस बड़े से घर में रहने के बाद बाकी खर्चों का क्या करोगी? लोन चुकाने से मेरी तो हालत बहुत ही टाइट हो गई है। हमारी सैलरी का आधा हिस्सा तो इस मकान के लोन में चला जाता है, बचा आधा हिस्सा उसमें बच्चों की पढ़ाई, माँ बाबू जी की दवाइयाँ, घर का राशन, दूध का बिल, इतने सारे खर्चे बाकी रहते हैं कि हाथ में बस चिल्लर ही बचते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो देखना, हमारे खाने पीने की भी वांदे होने वाले हैं कुछ दिनों में। अरे आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऊपर वाले ने जिस तरह हमें इस घर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है ना, वैसे ही इस तंगी से बाहर निकलने का रास्ता भी ज़रूर दिखाएगा। आप लोग बस भगवान पर भरोसा रखिए। अरे खाक भरोसा रखे भगवान पर। भगवान ने थोड़ी ना कहा था कि अपने अच्छे खासे मकान को बेचकर ये महल खरीद लो। और भाग्यवान एक ज्ञानी आदमी कह गया है कि आदमी के पास जितनी चादर हो ना उतना ही पैर पसारना चाहिए। अब ये इतना बड़ा महल खरीदा है तो भुगतो, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो जितनी सैलरी मिलती है सब लाकर तुम लोगों के हाथ में थमा देते हैं। इतने ही पैसे में घर चलाओ, ना चलता हो तो भूखे बैठो। बाबूजी, इस कॉलोनी में आधे से ज़्यादा प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, इक्का दुक्का मकान में लोग रह रहे हैं। आपने नोटिस किया, हमारे पड़ोस वाला मकान बना हुआ तो है लेकिन इसमें कोई नहीं रहता। मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा कौन होगा जो इतने सुंदर मकान को ऐसे ही खाली छोड़कर चला जाएगा। अरे मैंने इस मकान के मालिक के बारे में पता किया, ये लोग ना कहीं विदेश में जाकर बस गए हैं, इसीलिए अपना मकान यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है। अरे बड़े लोग हैं, इन्हें कहाँ फ़र्क पड़ता है। कितना अच्छा होता ना अगर ये मकान हमारा होता। इसे किराए पर उठाकर हम अपने लिए आमदनी का साधन बना लेते, और ये जो घर चलाने में हमें दिक्कत आ रही है ना, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता। आइडिया वैसे तुम्हारा बुरा नहीं है। जब इस मकान के मालिक विदेश में रहते हैं तो उनको क्या ही पता लगने वाला है कि यहाँ उसका मकान किराए पर है या उसमें ताला लगा हुआ है। हम लोग ऐसा करते हैं, चुपचाप रात के समय इस मकान का ताला तोड़कर इसमें अपना लॉक लगा लेते हैं और इसके बाद मकान को किराए पर दे देते हैं। अगर मकान मालिक को पता चल गया तो क्या होगा, कुछ सोचा है? अरे क्यों झमेले में फंसना चाहते हो? बाबूजी, इस मकान के मालिक को कॉलोनी में कोई नहीं जानता। आज तक किसी ने उन्हें यहाँ पर आते जाते भी नहीं देखा। अगर कोई पूछेगा भी तो कह देंगे कि हाँ,
मिश्रा जी ने मकान की जिम्मेदारी हम लोगों को सौंप दी है। बाबूजी आप ना बहुत ज्यादा डरते हैं। जब बात अपने फायदे की हो तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। सही कह रहा है सुधांशु। अरे बाबूजी कुछ पता नहीं लगने वाला, और हम ना पूरी ईमानदारी से काम लेने वाले हैं। पूरा मकान किराए पर नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ आगे का एक कमरा और टॉयलेट बाथरूम किराए पर दे देते हैं। 10-12 हज़ार का इंतजाम हो जाएगा और हमारे घर का खर्चा भी आराम से निकल जाएगा। क्या कहते हो? देख लो भाई, मुझे तो ये काम बड़ा रिस्की लग रहा है। कल को अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे बाबूजी अगर ऐसे ही डरते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं जाकर किसी किराएदार को ढूंढता हूँ और ऐसा करता हूँ, ये कंडीशन रख देते हैं कि किसी सिंगल बंदे को ही कमरा देंगे। उससे ज़्यादा हल्ला भी नहीं मचेगा और अपना काम भी होता रहेगा। सारी बातें डिस्कस करने के बाद सुधीर और सुधांशु किसी अच्छे किराएदार की खोज में जुट जाते हैं। कुछ दिन की खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिलता है जिसे किराए के लिए एक कमरे की ज़रूरत थी। देखो, हमें ना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले लोग नहीं चाहिए, एक ही कमरा है। हम बस यही चाहते हैं कि कोई सिंगल बंदा ये कमरा ले ले, चुपचाप सुबह ऑफिस जाए और रात को आकर खाना पीना खाकर चुपचाप सो जाए। ज़्यादा चिल पो अपने को नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं तो अकेला बंदा हूँ, कंपनी में जॉब करता हूँ। बस सुबह सुबह 8 बजे निकल जाऊँगा और रात को 8 बजे के बाद तो घर आऊँगा। मेरी वजह से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और मेरा बैकग्राउंड एकदम क्लीन है। आप चाहो तो पता लगवा लो। बाकी किराए की तो आप कोई टेंशन ही ना लो। आपने 15,000 बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं 15,000 देने को तैयार हूँ। आप कहे तो 6 महीने का एडवांस दे दूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किराएदार मिल गया। ज़्यादा कुछ पूछताछ भी नहीं कर रहा और 6 महीने का किराया देने को भी तैयार हो गया। अच्छा विकास, एक बात और। देखो, अगर तुम चाहो तो हम ये एग्रीमेंट वगैरह के झंझट से बच सकते हैं। तुम 6 महीने का एडवांस किराया दे दो और हम पर भरोसा रखो। देखो, कोई टेंशन नहीं होने वाली हमारी तरफ से। तुम आराम से रहो, अपना ही घर समझो। अरे भाभी, जब आप इतना अपनापन दिखा रही है तो अपना घर तो समझना ही पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं 6 महीने का एडवांस किराया शाम को आपको दे देता हूँ। विकास उसी दिन शाम को 6 महीने का किराया लाकर सुधीर के हाथ में रख देता है और अगले दिन ही सामान लेकर पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हो जाता है। देखा बाबूजी, कितना बढ़िया दिमाग लगाया हमने। नहीं लगी ना फिटकरी, 90,000 हमारी जेब में आ गया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने वाली। ये लड़का चुपचाप 8 बजे निकल जाएगा और रात को 8 बजे के बाद घर में घुसेगा। वैसे भी किसको पड़ी है कि कोई किसी के घर में ताक झांक करे। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप ना एकदम निश्चिंत हो जाओ। जैसा कि विकास ने वादा किया था, वो सुबह 8 बजे से पहले ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता और रात में भी अंधेरा होने के बाद ही घर में घुसता। उसको आते जाते चित्रा और शशि ने भी बहुत कम ही देखा था, इसलिए मोहल्ले में भी वो किसी की खास नज़र में नहीं आया था। एक सप्ताह के बाद, भाभी देख रही हो आप, ये विकास के घर में कौन औरत है जो आंगन की धुलाई कर रही है? हाँ रे, ठीक कह रही है शशि। ये विकास तो सिंगल बोलकर आया था ना, फिर ये औरत कौन है? ठहर तू, इसी से पूछते हैं। तुम विकास के यहाँ आई हो क्या? जी भाभी जी, मैं उनकी पत्नी हूँ। आज सुबह ही गांव से आई हूँ। मैंने आकर देखा कि यहाँ तो पूरा आंगन और बैकयार्ड सब गंदा पड़ा हुआ है, तो सोचा सब सफाई कर देती हूँ। अरे तुम्हें विकास ने बताया नहीं? देखो, यहाँ ना ज़्यादा सड़क पर धुलाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सफाई करनी है अपने कमरे के अंदर करो। यहाँ बाहर धुलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत क्यों नहीं है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, गंदगी महसूस हो रही है, सफाई तो करेंगे ही ना। अब सफाई करने से पहले भी हमें आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? देखो, पहली बात तो ये है कि विकास ने जब कमरा किराए पर लिया था तो उसने ये कहा था कि वो अकेला यहाँ पर रहेगा। फिर अचानक से उसकी बीवी कहाँ से आ गई? अरे गांव में हमारे सास ससुर से झगड़ा हो गया तो आ गए अपने पति के पास। अब अपने पति के यहाँ आने के लिए भी हमको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी का? हम तो धौंस से रहेंगे यहाँ पर। अपने पति के साथ रहने का अधिकार हमको कानून देता है। आप लोग मना करने वाले कौन होते हैं? हम लोग तुम्हारे कमरे की मालकिन होते हैं। और मैडम, मकान मालिक को ना पहले बताना पड़ता है कि मकान में कितने लोग रहेंगे। अरे बाबा, आप लोग तो ऐसे तमाशा कर रही है जैसे हम उनके कमरे में नहीं, आप लोगों के घर में रहने के लिए आ गए हो। अरे कमरा किराए पर दिए हो ना, तो अब वो कमरे में अकेले रहें या 2 आदमी रहें, इसमें आपको क्या समस्या है? पता नहीं कैसन कैसन लोग रहते हैं। अब आप लोग जाइए, हमको बहुत ही काम पड़ा है। चलिए आई टाइम पास करने की खातिर। विकास की पत्नी से खरी खरी सुनने के बाद चित्रा और शशि अपने घर लौट आती हैं। शाम के समय वो देखती हैं कि पड़ोस वाले घर के दरवाजे पर 2 बुजुर्ग लोग भी कुर्सी लगाकर बैठे हैं। अरे मम्मी जी, ये क्या हो रहा है?
ये लोगों की हरकतें अगर नहीं सुधरी ना तो हम लोग पक्का पकड़े जाएंगे। देख रही हैं आप, मुझे तो लग रहा है विकास ने अपनी बीवी के साथ साथ अपने माँ बाप को भी यहीं बुला लिया है। मैंने तो पहले इन दोनों नालायकों को कहा था कि इस फ्रॉडगिरी के चक्कर में ना पड़े, लेकिन कोई सुने तब ना। अरे भाई विकास, मकान किराए पर लेते समय तुमने क्या कहा था? यही ना कि तुम कमरे में अकेले रहोगे और सुबह 8 बजे से पहले चले जाओगे, रात में भी अंधेरा होने के बाद आओगे। कॉलोनी में किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा तुम्हारी वजह से। अब क्या हो रहा है? हाँ, तुमने अपनी बीवी के साथ साथ अपने माँ बाप को भी यहाँ बुला लिया है। पूरा दिन वो दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं। अरे भैया देखिए, मेरे सास ससुर तो कमरे के अंदर ही रहते हैं, लेकिन क्या करें, माँ बाबूजी की ना वही गाँव वाली आदत है। कहते हैं कमरे में घुटन होती है, इसलिए पूरा दिन दरवाजे पर चाय लगाकर बैठ जाते हैं। देखो ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारे सास ससुर और या माँ बाप, जिसको भी तुमने गांव से बुलाया सबको वापस भेज दो। अरे भैया, जैसे आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, मेरे माँ बाप का मन नहीं करेगा क्या कि वो भी गांव से आकर हमारे पास रहे? और मेरी बीवी बेचारी मजबूरी में यहाँ आई है। अम्मा से झगड़ा हो गया था, अब बेचारी कहाँ जाती, तो हम अपने पास बुला लिए। और देखिए, एक कमरे का किराया दे रहे हैं ना, एक ही कमरे में तो सोते हैं हम लोग। अरे इंसान तो इंसान, भैंस भी ले आए तुम। ये हमारे दरवाजे पर भैंस भी तुमने बांधी है ना? अरे भैया, आप ही लोगों ने तो कहा था कि बंगले की साफ सफाई को मेंटेन रखना है और बंगले के सामने कोई भी वाहन, स्कूटर, बाइक कुछ भी खड़ा ना करना, यहाँ तक कि अपने नाम का बोर्ड तक नहीं लगाना। इसीलिए हमने आपके दरवाजे पर अपनी भैंस बांध दी। अब आप ही बताइए, जब गांव में रहने वाले सारे लोग शहर आ जाएंगे तो हमारी गाय भैंस कोई भूखे थोड़ी ना मरेंगे। इसीलिए बाबूजी ने हमारी गाय और भैंस को भी साथ में ले जाने का डिसीजन ले लिया। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? तुम हमारे घर के सामने अपनी गाय भैंस बांधोगे? और ये क्या है, हमारी दीवार के साथ ये गोबर के उपले? अरे ये क्या बनाकर रख दिया है हमारे घर को? अरे भाभी जी, आपका किराएदार हूँ, थोड़ा सा तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। अब मैं आपके घर के सामने अपनी भैंस नहीं बांधूंगा तो कहाँ बांधूंगा? अब मेरे घर के सामने तो आपने मना किया हुआ है। अब आप ही बताओ, मेरी राम प्यारी और रामकली कहाँ जाएंगी बेचारी? राम प्यारी और रामकली कौन है? तुम्हारी माँ और पत्नी? अरे क्या भाभी जी, मेरी गाय और भैंस का नाम है। अभी अभी तो बताया मैंने आपको। अरे यार तुम बंद करो अपना ये गाय भैंस पुराण। तुम ऐसा करो, ये कमरा खाली कर दो। हम तुम्हें इस कमरे में नहीं रख सकते। तुम अपने हिसाब से कोई और कमरा ढूंढ लो जहाँ पर तुम अपनी रामकली, राम प्यारे, प्राण प्यारी सबको रख सको, लेकिन इस कमरे में ये सबको अलाउड नहीं है। सॉरी। अरे हम प्यार से बात कर रहे हैं तो आप लोग हमारे ऊपर ही चढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे कैसे कोई और कमरा ढूंढ ले? हाँ, हम तो इसी कमरे में रहेंगे, किसी का डर थोड़ी ना पड़ा है। 6 महीने का किराया दिया है, मैं तो यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। देखो विकास, सीधे सीधे कमरा खाली कर दो वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। अरे आप क्या पुलिस को बुलाएंगे? हम पुलिस को बुलाएंगे? एक तो हमसे 6 महीने का एडवांस किराया ले लिया, ऊपर से हमें कमरे से बाहर निकाल रहे हैं आप लोग। अरे ये क्या पुलिस पुलिस कर रही हो? अगर पुलिस सच में आ गई ना तो ये विकास नहीं, हम अंदर जाएंगे। बोलो मत, ये कमरा हमारा नहीं है। मामले को प्यार से निपटाने की कोशिश करो। अच्छा विकास, देखो हमारी मजबूरी है। अगर तुम इस कमरे में अकेले रह सकते हो तब तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली यहीं रहने वाली है तो प्लीज़ हमें रूम खाली करना होगा। देखो, हम गुस्से में नहीं कह रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है इतने सारे लोगों को एक रूम किराए पर देना। ठीक है, आप लोग मुझे 1,80,000 लौटा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। क्या कहा तुमने? 90,000 का 1,80,000 देंगे हम तुम्हें? इतने बेवकूफ नजर आते हैं क्या? और किस बात का डबल पैसा दे? इस बात का डबल पैसा देंगे आप भाभी जी कि आप बिना किसी नोटिस के मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम गुंडागर्दी पर आ गए हो। ठीक है, दिखाओ किस कागज पर लिखा है कि हमने तुमसे 6 महीने का एडवांस लिया है। मैं तो कहती हूँ हमने तुमसे कोई एडवांस ही नहीं लिया। आप बताओ क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस बंगले के मालिक को फोन कर दूंगा। क्या मतलब? मालिक को फोन कर दोगी? ये बंगला हमारा है। ये नाटक किसी और के सामने करना आप लोग। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बंगला आप लोगों का नहीं है। आप चुपचाप 2 लाख मुझे दे दीजिए, वरना मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा। अरे ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। अब हम क्या करें, हम तो फंस गए। देखो विकास, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास सच में इतना पैसा नहीं है। अगर पैसा होता ना तो हम तुम्हें कमरा किराए पर क्यों देते। हम लोग ना बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। जब ये मकान खाली देगा तो सोचा
1 लाख रुपए में एक कमरा किराए पर चला जाएगा तो हमारी कुछ हेल्प हो जाएगी। बाकी ये प्रॉपर्टी हड़पने जैसा हमारा कोई इरादा नहीं था। वजह चाहे जो भी रही हो, आपने काम तो गलत किया है। किसी की प्रॉपर्टी पर ऐसे ताला तोड़कर घुसना, फिर कमरा किराए पर देना, आप लोग समझते भी हैं ये कितना बड़ा क्राइम है। तो क्या तुम हमेशा से जानते थे कि ये बंगला हमारा नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बंगला मेरा है। विकास की बात सुनकर अब तो पूरे परिवार को जैसे सांप ही सूंघ गया था। सुधांशु, सुधीर, चित्रा, शशि, यहाँ तक कि उनके माता पिता ने भी हाथ जोड़कर विकास से माफ़ी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि वो आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हालांकि विकास का दिया हुआ 90,000 का डिपॉजिट वो लोग खर्च कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वादा किया कि वो उसके दिए हुए 90,000 का दुगना यानी कि 1,80,000 उसे लौटा देंगे। बस वो पुलिस में उनके नाम से कोई कंप्लेन ना करें। अंत में किसी तरह से ये मामला रफा दफा होता है और वर्मा परिवार के जीवन में फिर कभी कोई किराएदार ना रखने की कसम खा लेती। एक काम करना नहीं आता तुम्हें? सारे घर में धूल हो रही है, कभी सफाई भी कर लिया करो। यहाँ पूरा दिन लगकर दोनों बाप बेटे का काम करो, साथ में ताने भी सुनो। जब मैं बोलती हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रख लो, अरे सफाई भी रहेगी, पैसे भी आएंगे, तब तो किसी को मेरी बात सुननी नहीं होती। हो गया टैप रिकॉर्डर शुरू। ये कहते हुए राज घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद शिविन अपने कमरे से निकलकर नेहा के पास आता है। क्या यार मम्मी, कितनी बार बोला है टाइम से उठा दिया करो, हो गया ना मैं कॉलेज के लिए लेट। दुनिया की सारे गधे घोड़े बेचकर तो तू सोता है, पता भी चलता है तुझे कि मैं कितनी बार उठाने आती हूँ। बस दोनों बाप बेटों को घर से निकलते हुए लेट होने की फिक्र है, वापस आते हुए कितना भी लेट हो जाए कोई फिक्र नहीं। ओहो मम्मी, ओवर एक्टिंग मत किया करो। माँ की बातें अब ओवर एक्टिंग ही तो लगेगी ना, मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। क्या करूं, मर जाऊं क्या मैं? ओफो मम्मी, जा रहा हूं मैं, बाय। शिविन चला जाता है और नेहा बेचारी किलस्ती अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह चलती है नेहा की जिंदगी, जिसमें उसके ज्यादा बोलने वाली आदत की वजह से उसका पति और बेटा उसकी फीलिंग्स की कदर किए बिना हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। पूरा दिन घर में अकेले रहो और जब पति या बेटे से बात करने जाओ तो उनके नखरे अलग। अब मुझे ही कोई अच्छा किराएदार ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ नेहा किराएदार की खोज शुरू कर देती है, जिसके कुछ महीनों बाद दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आई निम्मी घर ढूंढते हुए नेहा के पास आती है और वो उसे किराए पर रख लेती है। अगली सुबह हमेशा की तरह राज और शिविन अपनी जल्दी में होते हैं कि निम्मी वहां आ जाती है। दीदी, थोड़ी चीनी मिलेगी, वो कल ना राशन लाने का समय ही नहीं मिला। निम्मी को देखते ही दोनों बाप बेटे की जल्दी वहीं खत्म हो जाती है और वो निम्मी को इम्प्रेस करने की रेस में भागने लगते हैं। अरे मम्मी को क्यों परेशान करना, मैं हूं ना। अरे तूने आज तक अभी किचन की शक्ल भी देखी है? रुको मैं लेकर आता हूँ। चीनी का डिब्बा कौन सा है और कहाँ रखा है वो तो पता नहीं है दोनों को, फिर चीनी के अपने मुंह से निकलने जा रहे हो किचन में। अरे मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा था। है क्या मदद? और वो भी तुम करोगे? सच में? अरे कोई तो सच बताओ, सुबह सुबह दोनों बाप बेटे कोई सूखा नशा करके तो नहीं आ गए ना? अरे कैसी बेकार की बातें करती हो मम्मी। अरे जब कौवा अचानक हंस की चाल चलने लगेगा तो शक होना तो लाजमी है ना। घर का ऐसा माहौल देख निम्मी वहां से जाने ही लगती है कि राज उसे रोक लेता है। अरे आपने चीनी तो ली ही नहीं? इट्स ओके भैया, मैं आज बिना चाय की ही कॉलेज चली जाऊंगी। जहां एक तरफ भैया सुन राज का दिल टूट जाता है, वहीं कॉलेज सुन शिविन खुश हो जाता है। वैसे आप कौन से कॉलेज में हो? इस पर निम्मी जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन नेहा टोकते हुए बीच में बोल पड़ती है। अब दोनों को देर नहीं हो रही। हद है इनसे भी, कहीं बात बनने ही नहीं देंगी मेरी तो। अरे जा रहे, अब यहाँ बचाई क्या है? इस पर निम्मे के पीछे पीछे शिविन कॉलेज की तरफ और राज ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब सुबह जल्दी जाना और शाम लेट आने का सिलसिला सुबह लेट जाना और शाम जल्दी आने में बदल जाता है। एक शाम वो दोनों समय से पहले ही घर वापस आ जाते हैं,
जिन्हें देख नेहा हैरान रह जाती है। हाय मेरे रब्बा, अरे पहले घर जल्दी आना शुरू कर दिया और आज तो उससे भी जल्दी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मतलब अब क्या हम अपने घर भी जल्दी वापस नहीं आ सकते? अरे घर तो कितने सालों से तुम्हारा ही है, पर लगता है कि अपना ही है, इस बात का एहसास अब हुआ है। वो सब ठीक है मम्मी। निम्मी कहाँ है? जरा उसे बर्थडे विश तो कर दूं। अरे वाह रे, आज तक तो अपनी माँ का बर्थडे तुझे याद नहीं रहा, उसका बहुत याद है। वो तो मुझे पापा ने याद दिलाया है। हैं? अरे क्या बोल रहे हो तुम झूठे? नहीं बेबी, देखो मुझे तो तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहता, तो उसका कहाँ से याद रहेगा मुझे? तौबा, मैंने तो किराएदार रखकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बेटा तो बेटा, यहाँ तो बाप भी किसी से कम नहीं है। इतनी देर में निम्मी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखते ही शिविन हैप्पी बर्थडे गीत गाता हुआ उसके पास चला जाता है। हैप्पी बर्थडे निम्मी। बताओ आज क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मांग लो ना इसकी जान। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आज आप लोगों को कुछ देने आई हूँ। क्या क्या देने आई हो? निम्मी अपनी बैग में से मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड निकालती है। ये मेरी शादी का कार्ड और मिठाई, आप सबको मेरी शादी में जरूर आना है और इसी खुशी में मिठाई खाइए। निम्मी की बात सुनकर जहां शिविन और राज शॉक में आ जाते हैं, वहीं नेहा हंसने लगती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेहा की बात से कंफ्यूज्ड निम्मी उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर नेहा अपने पति और बेटे की सारी करामातें उसे बताती है। आई कांट बिलीव, आपको मैंने भैया बोला, और शिविन तुम्हें तो मैं हमेशा छोटे भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मैन विल बी ऑलवेज मैन। लेकिन आज से ये विमेन सेम नहीं रहेगी इनके लिए। फिर क्या, बाप बेटे आगे आगे और नेहा झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे।